जलालुद्दीन की कोठी पर आज भी चलेगा बुलडोजर। आज सुबह 10 बजे फिर बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत होगी। आधे से ज्यादा मकान जमीनोज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मकान का जो हिस्सा खड़ा है उसे गिराने की कार्रवाई आज होगी। कल दिन भर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। 15 मई को नोटिस जारी किया गया था इस मकान के लिए, जो कि कॉलेज बताया जा रहा है कि कॉलेज का यहाँ निर्माण हो रहा था। सरकारी जमीन और दूसरों की जमीन पर कब्जा कर जमीन की जो स्थिति है उसमें बदलाव कर उस पर कब्जा किया गया था और फिर इस जमीन पर कॉलेज बनाया जा रहा था, जिसे प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई के तहत जमींदोज किया जा रहा है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी बलरामपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, अलग अलग एंगल में इस मामले की जांच पड़ताल और एक्शन चल रहा है। एक तरफ ईडी है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है, दूसरी तरफ इसके जो काले कारनामे हैं उसकी जांच चल रही है, और तीसरी तरफ ये जो अवैध निर्माण जिसे जमींदोज किया जा रहा है। अभी मकान का कितना हिस्सा है जो गिराया जाना बाकी है? देखिए, जो अवैध निर्माण है, हम इस वक्त उसी परिसर में मौजूद हैं और जो नीतू रोहरा है उसके नाम पर ये पूरा जो निर्माण है उसी के नाम पर है। ये जो अवैध हिस्सा है एक बहुत बड़ा एरिया है, करीब ये एक बीघे में बना हुआ ये अवैध निर्माण है, जिसका करीब 30-40% हिस्सा कल गिराया जा चुका है। आज भी यहाँ पर जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। बताया जा रहा है कि 10 बजे तक यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेंगे और कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो अभी भी कम से कम 40 से 50% करीब जो अवैध निर्माण है वो बचा हुआ है, वो आज गिराया जाएगा। 10 बजे यहाँ पर बुलडोजर पहुंचेंगे। बारिश चल रही है, लिहाजा थोड़ी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। कोई दूर दूर तक यहाँ पर दिख नहीं रहा है। जिस हिस्से में अवैध निर्माण गिराया गया है, बता रहे हैं इसको कि वो डिग्री कॉलेज का रूप देना चाहता था। हालांकि इस बात के कहीं कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन बनावट जिस हिसाब से ये की गई उससे समझ में आता है कि कोई ऐसी चीज बनाने की तैयारी जरूर हो रही थी जिसमें कम से कम 1500 लोगों के रुकने की व्यवस्था है। इसको शिक्षण संस्थान माना जा रहा था या अपने अवैध धर्मांतरण का कोई केंद्र ही वो यहाँ पर चलाना चाह रहा था। तो ये निर्माण जब पूरा होता तब शायद ये बातें और बेहतर समझ में आती। और जैसा आप पहले भी कह रही थी कि तमाम एजेंसीज हैं जो इस पूरे नेटवर्क के पीछे लग गई हैं। अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो जितने भी इसके बैंक खाते हैं, जो अभी तक जानकारी मिली है, 8 बैंक खाते नीतू नवीन रोहरा और नसरीन के हैं, 6 बैंक खाते नवीन रोहरा के हैं और 8 बैंक खाते छांगुर बाबा और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के हैं। तो अब इन सभी संस्थाओं में जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और एफआईआर में जो आरोपी फिलहाल फरार चल रहे हैं, जिसमें एक प्रमुख नाम है छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज का, उसके भांजे शहाबुद्दीन का और नागपुर का रहने वाला ईदुल इस्लाम, जिसको इस एफआईआर में भी आरोपी बनाया गया है। उनकी तलाश में लगातार एसटीएफ एटीएस की दबिश जारी है। इसी के साथ मोहम्मद अहमद जी, मोहम्मद अहमद खान, इसे लेकर सवाल है कि आखिर ये कहां भाग गया। कह रहे हैं कि जितने भी काले कारनामे छांगुर बाबा के थे उन सब का हिसाब किताब इस अहमद खान के पास है। उसके हर कारनामे में वो साझेदार था, तो वो कहां भाग गया जो लेखा जोखा देख रहा था, और उस तक अभी तक पहुंच क्यों नहीं पाई है जांच एजेंसियां, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये बात सामने आती, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है एटीएस थाने में, उसमें एक अज्ञात दिखाया गया है, माना जा रहा है वो अज्ञात ही मोहम्मद अहमद खान है, चूंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका नाम आया है। बाकी छांगुर बाबा, उसका बेटा नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, उसका पति नवीन उर्फ जलालुद्दीन, इसका भतीजा सबरोज, भांजा शहाबुद्दीन, ऐसे तमाम जो हैं नामजद आरोपी हैं 9, लेकिन एक जो अज्ञात है वो मोहम्मद अहमद ही माना जा रहा है। ये बात अब सामने आ चुकी है। जो पूना में प्रॉपर्टी खरीदी गई है, महाराष्ट्र में और भी जहां प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही हैं, नागपुर के ईदुल इस्लाम से भी जो संबंध हैं वो इसी मोहम्मद अहमद के ही बताए जा रहे हैं। तो मोहम्मद अहमद का नाम तो एजेंसीज को पता चल गया है, उसकी भूमिका तो पता चल गई है, लेकिन उसका चेहरा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन ये बात साफ है कि पूना
नागपुर और मुंबई में छांगुर बाबा के जितने भी काले कारनामे हैं, वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है या वहां पर जो अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट है, उससे जुड़ा हुआ मोहम्मद अहमद है। और सोर्सेस हमें कंफर्म कर रही हैं कि मोहम्मद अहमद की गिरफ्तारी के लिए लगातार उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी एजेंसीज की छापेमारी जारी है। अब ईडी ने जैसे ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो 6 विदेशी बैंक खाते जो हैं, जिनकी अभी तक जानकारी एसटीएफ नहीं ले पा रही थी, अब ईडी उसके बारे में जानकारी लेगी और ये पता चलेगा कि आखिरकार ये जो करोड़ों रुपए विदेशों से आए हैं और यहां से भी जो रकम भेजी गई है, वो किस मकसद से ली गई है। अब ये ट्रांजैक्शन छुपाए छुप नहीं सकते हैं। तो आप जैसा खुद भी पहले कह रही थी और जैसा कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी। तो बिल्कुल जो स्टेट की एजेंसीज हैं, एसटीएफ है, एटीएस है, और वो एक्शन दिख रहा है, वो एक्शन दिख रहा है। तेजी से हर दिशा में जांच पड़ताल और कार्रवाई हो रही है। प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ जांच एजेंसियों को भी पूरी छूट दी गई है कि इस मामले की परत दर परत को सामने रखे, जड़ कहां है वहां तक पहुंचे। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी धर्मांतरण केस में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। जलालुद्दीन से जुड़े खातों की जांच कर रही है ईडी। जलालुद्दीन के खाते में 100 करोड़ रुपए के लेन देन हुए। अलग अलग विदेशी खातों से पैसे आए हैं, उन सभी खातों की जांच हो रही है कि उनका संबंध किन किन लोगों से है और कैसे लोगों से है। और जो जलालुद्दीन के अलग अलग खाते हैं जिनमें ये पैसे आए हैं, वहां से फिर ये पैसे कहाँ गए हैं, उनका इस्तेमाल किन किन कामों में किया गया है, ये तमाम जो मनी ट्रेल है, इसे ईडी जांच पड़ताल कर रही है।